रक्षा क्षेत्र में भारत तेजी से न सिर्फ आत्मनिर्भर होता जा रहा है बल्कि दुनिया में भारतीय हथियारों की डिमांड भी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम इसका उदाहरण है। भारत अपनी तीनों सेनाओं को लगातार उन्नत हथियारों से लैस कर मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में अब भारतीय नौसेना और डीआरडीओ मिलकर सबसोनिक क्रूज मिसाइल ITCM की लॉन्चिंग टेस्ट करने की तैयारी में है। बहुत जल्द आ रहा है वो जो 1000 किलोमीटर दूर बैठे अपनी दुश्मन पर करेगा वार। दुश्मन दहल जाएगा, प्रहार से संभल नहीं पाएगा। 1000 किलोमीटर दूर साजिश हो जाएगी नाकाम, दुश्मन का होगा काम तमाम। हिंद की हिफाजत का नया यार, अचूक, सटीक और आधुनिक मिसाइल अवतार। पाकिस्तान की करतूतों से आजी चीन की चालाकियों का मुकाबला करते हुए नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में बगावत की बुलंदियों को देखते हुए हिंदुस्तान अपने सरहदों की सुरक्षा को पहले से कहीं पुख्ता बनाने में जुटा हुआ है। हथियारों की खरीद की बजाय अब वो आत्मनिर्भर बनने पर जोर दे रहा है, जो भारत की रक्षा नीति को नई मंजिल दे रहा है। एक तरफ से उसके हथियारों के जखीरे में लगातार नए नए हथियार जुड़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ इन हथियारों की विदेशों में डिमांड होने से वो रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा सप्लायर भी बनने की तरफ बढ़ चला है। ऐसे ही एक हथियार की चर्चा चल रही है, वो है ITCM मिसाइल। इसे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल कहा जाता है। इस मिसाइल के जरिए भारत अपनी नौसेना की मारक क्षमता को मजबूती देने वाला है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना जल्द ही इस साल के अंत तक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी ITCM मिसाइल का जहाज से लॉन्च टेस्ट करेगी। इस मिसाइल की मदद से भारतीय सेना अपने 1000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों को भी निशाना बना पाएगी। ये मिसाइल परीक्षण भारत को लंबी दूरी के सबसोनिक क्रूज मिसाइल देने की ओर एक जरूरी कदम माना जाता है। अब जरा आप इस मिसाइल की खूबियां भी जान लीजिए। ITCM मिसाइल की मदद से 1000 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकानों पर निशाना लगाया जा सकेगा। निर्भय मिसाइल का उन्नत स्वरूप बताया जा रहा है। सबसोनिक यानी धीमी गति से चलने वाली ये मिसाइल आसमान और जमीन दोनों से अटैक करने में सक्षम है। मिसाइल की खासियत की बात करें, इसमें एडवांस एवियोनिक्स, नेविगेशन और जमीन से सटे रहकर उड़ने की क्षमता भी है। इससे ये दुश्मन के रडार से भी बच जाती है। मिसाइल भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा, समुद्री क्षेत्र में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करेगा। खासकर भारत महासागर क्षेत्रों में बढ़ती चुनौतियों के लिए इस मिसाइल की मांग और भी बढ़ जाती है। अच्छी बात यह है कि इसकी लागत ब्रह्मोस जैसी दूसरी मिसाइलों के मुकाबले बेहद कम है। कैसे करेगी दुश्मन पर वार? ये मोबाइल लॉन्चर से फायर होती है और दुश्मन के ठिकानों, कमांड सेंटर और रणनीतिक टारगेट पर लंबी दूरी से वार करने में सक्षम है। इसका सफल परीक्षण साल 2024 में 12 नवंबर को ओडिशा के चांदीपुर में हुआ। साल 2023 के फरवरी महीने में इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह पनडुब्बियों से लॉन्च की जाती है और पानी के अंदर से अटैक करती है। हवाई जहाज से लॉन्चिंग, इस पर अभी भी विकास कार्य जारी हैं। इसे भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स पर लगाने की योजना बनाई जा रही है। जहाज से लॉन्चिंग, इस बार इसी वेरिएंट के लॉन्च की तैयारियां हैं। इसे नौसेना के युद्धपोतों से
लॉन्च किया जाएगा। डीआरडीओ युद्धपोतों के लिए एक अस्थायी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम का विकास कर रहा है, जिससे आईटीसीएम को सीधे जहाज से लॉन्च किया जाएगा। भविष्य में इस लॉन्चर को धीरे धीरे यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल से बदलने की योजना है, जिससे ब्रह्मोस और आईटीसीएम दोनों की तैनाती आसान और सहज हो पाएगी। तो ऐसे में हिंदुस्तान की तरफ टेढ़ी निगाह करने वालों को 10 बार सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रिपोर्ट आपने देखी और ये समझ में ज़रूर आ गया होगा कि कुछ ऐसा नया है जो हमारा देश अपनी सुरक्षा के लिए अपने ज़खीरे में एकत्रित करने के नज़दीक आ चुका है। इसके टेस्ट हो चुके हैं, कुछ चीज़ें आगे भी इसकी तय की जानी है, कुछ और इसको धार देनी है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। बहुत स्वागत है वीएन झा साहब समय निकालने के लिए। और कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। एक लंबा इतिहास है कमांडर भूषण दीवान का भी, नेवी से जुड़े हुए एक लंबा समय उन्होंने बताया है। वीएन झा साहब, पहला सवाल आपसे मैं उन दर्शकों के लिए पूछना चाहूंगा जो डिफेंस को अपने दिल के नजदीक तो पाते हैं क्योंकि वो देश की सुरक्षा से जुड़ा है, लेकिन उस बारे में ज्यादा उनको जानकारी नहीं होती, सतही चीजें जानते हैं। आप लोगों के जरिए नजदीक से समझ पाएंगे। सवाल ये कि सबसोनिक मिसाइल सबसे पहली बात होती क्या है जिसकी आईटीसीएम की हम बात कर रहे हैं, और दूसरा जो आज सबसे ज्यादा नाम गूंजता है ब्रह्मोस का, उससे कितना अलग है ये? राजीव जी नमस्कार। देखिए, ये एक स्वर्णिम दौर है भारत का और भारत के डिफेंस प्रणाली का। मिसाइल्स की जब हम बात करते हैं तो मिसाइल में 7 चीज़ें बड़ी वाइटल होती हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो प्रोपल्शन सिस्टम, जो मिसाइल जब फायर करता है, रॉकेट जब फायर करता है, और उसका कॉम्पैटिबल स्किन, इसका बहुत बड़ा मतलब है जो मैं अभी नहीं समझाऊंगा। दूसरा, एरोडायनेमिक कंट्रोल, जैसे आपने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो भी खास करके जो क्रूज मिसाइल्स होते हैं जो धरती से बिल्कुल लगे हुए चलते हैं, उसमें तो एरोडायनेमिक कंट्रोल इतना सशक्त होना चाहिए कि मतलब पलक भर में वो अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज ना कर सके। तीसरा, नेविगेशन कंट्रोल होती है जो कि 3D में होती है। चौथा, इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग सिस्टम, ये हार्ट है मिसाइल सिस्टम का। पांचवा जो होता है वो गाइडेंस सिस्टम होता है। इसमें प्रीसेट गाइडेंस होती हैं, कमांड गाइडेंस होती हैं, जिसमें कि आपने एक पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिया कि कहाँ तुम्हें अटैक करना है, अपना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड फीड किया और उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद वो जाके वहीं गिरेगा जहाँ पे कि उसको गिरना है। नेविगेशन सिस्टम उसमें होती है, बीम राइडर, होमिंग, कॉम्पोजिट, ये सारे तरह के गाइडेंस सिस्टम होते हैं। अब इसके सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो टारगेट एक्विजिशन होती है। कौन सा टारगेट आप पिकअप करते हैं और जो आप में फीड किया गया है, क्या आप वही टारगेट पिकअप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और इसी से रिलेटेड है कि पेलोड इंटीग्रेशन, आप में कौन सा पेलोड दिया गया है, आप में एक सोलो पेलोड दिया गया है, कन्वेंशनल है, न्यूक्लियर है, या MIRV है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली डिलीवरेबल व्हीकल। तो ये सारी चीजें होते हैं, वो पेलोड इंटीग्रेशन में आता है। और उसके बाद वेपन डिलीवरी सिस्टम होती है, जिसमें कि जो MIRV सब लोग बोलते हैं, लेकिन इसी MIRV में एक आपका कॉम्पोजिट हो सकता है, एक कन्वेंशनल वेपन हो सकता है, एक न्यूक्लियर वेपन हो सकता है। और इन सबों को छुपाने के लिए सबसे आगे एक डिकॉय वो होता है कि आप दुश्मन को चकमा देखें, उसका जो डिफेंस सिस्टम है उसको बर्बाद कर दें, उसको बेकार जाने दें, और बाकी जितने आपके कन्वेंशनल वेपन्स हैं या न्यूक्लियर वेपन हैं, ये जाके आप अटैक करें। तो ये मिला जुला के ये हार्ट ऑफ एनी मिसाइल टेक्नोलॉजी होती है। अब इसी में एडवांसमेंट्स, तो देखिए कोई भी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, कोई भी डिफेंस के जो वेपन्स हैं, इसमें दिन रात अपग्रेडेशन, वैल्यू एडिशन वो होती रहती है। इसी में ऐड करने के लिए होता है एक ECM, ECCM, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर का होता है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी आ रही है, हाइपरसोनिक सिस्टम की हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं, लो लेवल फ्लाइंग जो कि ट्री टॉप लेवल जिसकी हम बात करते हैं, जिससे हमारा निर्भया है। तो ये सारी चीज़ें जो ऐड होती हैं, ये सब मिला के मिसाइल को बहुत सशक्त बनाती हैं। और यही चीज़ मैं कहता हूँ कि जो हम लोग कहते हैं इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, ये सारे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हैं। और यहीं पे हमारे जो बाकी 3 जो मिसाइल हैं बड़े घातक, चाहे आप ये शौर्य की बात कर लें, निर्भय की बात कर लें,
या फिर जिसकी आपने बात की जो पाकिस्तान में तहलका मचा गया, उसकी आप बात कर लें, तो सब सोनिक सिस्टम वो है जिसका कि वेलोसिटी, जो सोनिक वेलोसिटी है, मतलब मैक वेलोसिटी है, जो जो ध्वनि की गति है, जी। लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास प्रति घंटा होता है। तो उससे जिसकी कम स्पीड होती है वो होता है सबसोनिक, जो लगभग उसी के आसपास में होता है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको ट्रांससोनिक बोलते हैं। और जिसकी गति उससे ज्यादा होता है उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं। जिसकी गति ध्वनि की गति से 5 गुना या 6 गुना, 5 गुना से ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। तो ये हो गई जो आपका आपने प्रश्न पूछा था। मैंने आपको ये क्यों कहा था कि ये गोल्डन पीरियड है, क्योंकि ये सारे सिस्टम, ये सारे मिसाइल आज के दिन में भारत के आर्सेनल में है। वो सब के सब जो हैं यहीं पे इंडिजिनसली बनाए गए हैं। हमारे डीआरडीओ के जितने लगभग 37 क्लस्टर्स के, डिफरेंट क्लस्टर्स के 37 लैब हैं जो इसमें काम करके इनकी सारी सिस्टम्स जो बनाई हुई हैं, और उसमें दिन रात जो वैल्यू एडिशन है उसका परिष्क्रमण है। आज के दिन में जो हमें फीडबैक मिल रही है कि मिसाइल, जैसे रशिया का मिसाइल है, यहाँ पे नेटो कंटेनर्स को गिरा दिया, या रशिया का मिसाइल जो है वो उसको भी काट ले रहा है। तो वो सब जो चल रहा है युद्ध में आज के दिन में, खास करके यूक्रेन में और गाजा में या ईरान के ऊपर में, इसकी भी संज्ञान ली जाती है, और किस तरह से हम अपने मिसाइल्स को मार गिराए जाने से बचा सकें, वो भी आज के दिन में वो इंटीग्रेट होती है। तो ये चीजें मैंने आपको आम चीजें बता दी। अब आती है बात नेवी की। देखिए, नेवी के पास में ऑलरेडी जितने भी वेपन हैं, खास करके मिसाइल K4, K15 और K5 भी उसमें लगने जा रहा है। K15 का रेंज कम है, लगभग 150 से 200 किलोमीटर है। K4 का जो रेंज है लगभग 3500 से 4000 किलोमीटर तक है, और वहीं पे K5 जो है उससे और भी ज्यादा है। तो ये ऑलरेडी चीजें हैं, लेकिन फिर भी अपने नेवी का जो ये प्लेटफॉर्म होता है ना, जैसे सबमरीन हुआ, ये सब जो है ये बहुत बड़े सशक्त प्लेटफॉर्म हैं, जिससे कि आप दुनिया के कहीं भी किसी भी पार्ट में जा सकते हैं, और फिर वहां से कम दूरी के मार करने वाले मिसाइल से ही आप वहां पे मार कर सकते हैं। तो ये जो है, ये फोर्स मल्टीप्लायर इसको हम लोग कहते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इसीलिए आप जो टेस्ट आप आने वाले दिनों में देखने जा रहे हैं, इसका टेस्ट पहले भी हुआ है, लेकिन ये और जो सशक्त है भारतीय सेना को, ये और सशक्त बनाएगा। जी हाँ, जो जानकारी आप दे रहे हैं, जो जानकारी हमारे पास भी, एक टेस्ट हो चुका है चांदीपुर रेंज में, और उसने भी दरवाजे खोले हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जब ये सारे के सारे टेस्ट कई सारे परीक्षणों से गुजर जाते हैं, तब ये समझ में आता है कि तरकश में एक ऐसा तीर आ गया है जो अगर निकाला जाएगा तो अपनी दी गई कमांड पूरी करके ही वापस लौटेगा या परिणाम ही दिखाएगा। कमांडर भूषण दीवान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और इन्होंने नेवी में एक लंबा समय बिताया है। कमांडर भूषण दीवान, ये जितनी भी मिसाइलों की हम बात कर रहे हैं, खासतौर पर ITCM की जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, और क्योंकि ज्वाइंट डायरेक्टर DRDO में रहे VN झा साहब, उन्होंने कई सारे स्टेप्स समझा दिए। मुझे और देशवासियों को भी ये लगता है कि भारत की नेवी के पास इतना बड़ा दायरा है जिसके लिए नेवी का उन्नत परिष्कृत लगातार होते जाना समय की मांग इस वक्त बन गई है। और ये सारे के सारे जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये कहीं बहुत नेवी को भी ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। निर्भय सबसोनिक मिसाइल और इसके जो अलग अलग इसके फीचर्स हैं, ये भारतीय नेवी को कितना लेथल बना देंगे? बहुत अच्छा सवाल है राजीव जी। हमें समझना चाहिए, आपने बड़ा अच्छा शब्द यूज किया, तर्कस। हम महाभारत सीरियल देखते थे ना, तो कई टाइप के बाण थे। कोई आग बरसाता था, कोई आंधी लाता था, कोई पानी बरसाता था, आपने देखा है। तो सवाल यही, हम ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कई भारतीय जान के ब्राह्मोस, पर आप समझें ब्राह्मोस का वजन 3000 किलो है, 3 टन, और निर्भय और इसका ITCM का उसका आधा। ब्राह्मोस की स्पीड 3 मैक है, मतलब 4 गुना ज्यादा ITCM से। और पर रेंज, क्योंकि स्पीड इतनी हाई है, स्पीड इसे कहते हैं टाइम और स्पेस, टाइम और डिस्टेंस का काम होता है।
इतनी ज्यादा स्पीड है, बहुत फ्यूल खाता है और वजन भी ज्यादा है उसका, तो वो 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर आईटीसीएम। तो आप क्या है, मक्खी को मारने के लिए तोप नहीं चलाएंगे जी। ठीक है, सिंदूर चलाया, ब्राह्मोस में चलाया। अरे भाई कई ऐसे टारगेट्स भी हैं, दुश्मन के ऐसे टारगेट्स हैं, ऐसे नेवल बेस है, लैंड बेस है जो वेल डिफेंडेड नहीं, या शिप है वेल डिफेंडेड नहीं, तो उसको आपने लो कॉस्ट मिसाइल, वजन तो दुगना है ब्राह्मोस का और आईटीसीएम का आधा, दाम भी आधा है, 40 करोड़ की ब्राह्मोस आती है, ये आधा मिसाइल है, आधे कॉस्ट की है। और वेट कम होने के नाते कई सारी मिसाइल आप जहाज में, समुद्री जहाज में, जंगी जहाज में तैनात कर सकते हैं। समझ रहे हैं, तीर तर्कस वाली बात की, कोई बहुत तीर मोटा है, कोई पतला है, कोई नुकीला है, तो ये उसका पर्पज है। इस हिस्ट्री क्या बताती है। तो हर चीज चाहिए आपको, जिसे कहते हैं ना, लड़ने के लिए मतलब जोश भी चाहिए, होश भी चाहिए, अकल भी चाहिए, कई चीजें चाहिए अलग अलग टाइप। ये उन टारगेट्स के लिए है कि जो 1000 किलोमीटर पे है और हम यहां से फायर करें। अच्छा, एक्सपर्टीज, एक्यूरेसी, ब्राह्मोस जैसी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, कॉस्ट आधा, और उस कॉस्ट में आप, उस वेट में भी, कॉस्ट में भी, अब मेनी मोर मिसाइल्स आप जहाज में रख सकते हैं। एक चीज और समझना चाहिए, 0.7 मैक का मतलब है 900 किलोमीटर पर आवर। बॉम्बे से दिल्ली 1300 किलोमीटर है, और जो 3 मैक है वो उससे 4 गुना ज्यादा है। तो अगर बॉम्बे से दिल्ली ब्राह्मोस, तो मतलब 25 मिनट में 20 पहुंच जाएगी, 20 मिनट में पहुंच जाएगी बॉम्बे से दिल्ली ब्राह्मोस। क्यों? 3 मैक मतलब। और जो ये है अपनी आईटीसीएम, ये 1.5 घंटे में पहुंचेगी। तो सवाल ये है कि कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे को टारगेट बहुत दूर है, वेल डिफेंडेड नहीं है, उसको भी अटैक करना है और कॉस्ट कम है, तो मक्खी मारने के लिए ब्राह्मोस नहीं करनी, ये उसके लिए है। और ये आप देखो हिस्ट्री, अमेरिका कोल्ड वॉर में, अमेरिका रूस का जब युद्ध होता था, तो अमेरिका का सारा काम क्या था, बड़े बड़े सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पावर्ड, उन्होंने रशिया की तरफ भेजने। रशिया ने क्या किया, ऐसी एक्यूरेट मिसाइल बनाओ, एक मिसाइल दागो, एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो जाए। ऐसी लड़ाई हुई नहीं है अमेरिका रशिया में, ये डॉक्ट्रिन की बात है, स्ट्रेटजी की बात है, हुई नहीं। वो एक मिसाइल से इतना बड़ा सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉय, और बड़ा एक्यूरेट। मैं तो खुद के अनुभव से बता सकता हूं, जो कराची में अटैक हुआ 1971 में, ओसा एम जो मिसाइल होती है, आप समझ लो 20 मीटर 60 फुट का उसका 4 मिसाइल थी उस शिप में, ओसा एम क्लास की मिसाइल बोट्स थी। हमारी नेवी ने, जो मेरा भाग था उस नेवी में, तो वो मिसाइल बोट को, जो 30 फुट 40 फुट की है, हम टो करके ओखा तक ले गए। कहां से? बॉम्बे से ओखा तक टो करके, जैसे ब्रेक डाउन होता ना व्हीकल में, टोइंग क्रेन ले जाते, और लेके छोड़ दिया ओखा में। और ओखा में गाय ने अपने बछड़े को छोड़ दिया, अब जाओ भाई तुम लड़ो। और वो फास्ट स्पीड 40 नॉट्स, और जाके 4 मिसाइल दागी और कराची पूरा जल गया। रशियन सिस्टम में बड़ी एक्यूरेट, बड़ी लिथल, बड़ी फायर पावर और स्पीड, हाई स्पीड। तो ये ब्राह्मोस का, ये उनका है। पर वो जो अमेरिकन क्या है, उनके पास सुपरसोनिक मिसाइल। ये सुपरसोनिक क्यों कहा हमने? जो मैंने 3 मैक ब्राह्मोस, ये वो ट्रेडिशन है सुपरसोनिक, तो वो उन्होंने। और अमेरिका के पास एग्जांपल सबसोनिक टोमाहॉक मिसाइल। तो बात ये है कि हमारी तरफ इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी नेवी, हर टाइप का तीर चाहिए तरकश में, ये उसके लिए है। और इसमें वर्टिकल लॉन्च, शिप में क्या होगा, वर्टिकल लॉन्च आप करेंगे तो फट से, आपके जो कमेंट्री आ रही थी, बहुत अच्छी कमेंट्री थी, फट से टेक ऑफ करेगा, वो ऑलरेडी रेडी टू टेक ऑफ है। और बाकी इनिशियल गाइडेंस, झा साहब ने बहुत अच्छा समझाया। मैं इनिशियल गाइडेंस के बारे में अच्छा, मैं इतना क्योंकि जो चीजें आप लोगों से हम बात कर रहे हैं, इन चीजों में हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं। शायद वो साइंटिफिकली इन चीज़ों को नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन शब्दों को बहुत आसान तरीके से रखा जाए तो फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी ना रखे हुए भी उनको समझाया जा सकेगा। कमांडर भूषण दीवान, आपसे एक छोटा सा सवाल, फिर उसके बाद वीएन झा साहब के पास जाऊंगा।
हम इस तरीके की मिसाइलों को अगर उनकी स्पीड कम रखते हैं, समय ज़्यादा लगता है, उनका ट्रैक उनको किया जाना आसान हो जाएगा, या अगर उनको पनडुब्बी के जरिए क्या ITCM को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और पनडुब्बी से इस्तेमाल अगर कहीं और जाके करेंगे तो अगर समुद्र के अंदर से ऐसी मिसाइल निकलेगी जो इस स्पीड से जा रही है तो बबल्स देगी बहुत ज़्यादा, उससे ट्रैक हो सकती है। क्या इससे निपटने का भी कोई इसमें सिस्टम रहता है? एक्चुअली राजीव जी, क्रूज मिसाइल का ये है, ये क्रूज मिसाइल है, इसका ये है कि बबल वाली बात तो क्षमा करें, मतलब आपने अच्छा सोचा है, अच्छा आइडिया लिया है, ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बबल के लिए तो काफी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तो सबमरीन से या सरफेस इसको में इस आने के तरीके लिए से सर समझ लीजिए कि अगर इंजन इतना हैवी है और नीचे से वो मिसाइल फायर होती है तो उसका इंजन काम करना शुरू होगा, क्या उसका उस ट्रेसेस को ट्रैक नहीं किया जा सकेगा? बहुत कम टाइम है, मतलब 900 किलोमीटर पर आवर, मतलब 150 किलोमीटर पर सेकंड, पर मिनट। तो 150 किलोमीटर पर 15 किलोमीटर, सॉरी, 15 किलोमीटर पर मिनट। आप समझे, 15 किलोमीटर पर मिनट, उस सबमरीन तो समझो 200-300 मीटर ही होगी, तो कुछ ही सेकंड में मिसाइल निकल जाएगी बाहर, को ट्रैक नहीं कर सकते। पर ये आपका अच्छा सवाल है कि इतनी कम स्पीड भी बनाएंगे आप तो मारी नहीं जाएगी। देखिए, वेल डिफेंडेड एरिया पूरा, देखो एनिमी भी पूरा अपना पाकिस्तान, हर चीज को 100 सेंट्री तो नहीं लगाते आप। घर में कहीं तिजोरी के पास तो दो दो चार CCTV कैमरा लगाते हैं, कहीं एक लगाते हैं, तो हर जगह वेल डिफेंडेड नहीं होता। तो कई सारे ऐसे टारगेट्स हैं जहां इतना महंगा काम नहीं चाहिए, शिकारी कुत्ता नहीं चाहिए, हल्का कुत्ता भी काम कर लेगा शिकार कर। तो वो फिर भी 900 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर या 15 किलोमीटर पर मिनट भी आसान नहीं है उसको पकड़ डिटेक्ट करना। और आप जो मारक, उसको मारने वाली जो, इस मिसाइल को मारने वाली मिसाइल इतनी दुश्मन ने लगाई नहीं है, क्योंकि इतना वेल डिफेंडेड है। ठीक है सर, ठीक है। मैं समय ज़्यादा नहीं है अब हमारे पास, लेकिन ग्रुप कैप्टन VN झा, थोड़ा सा टेक्निकल जो मेरा दिमाग काम कर रहा है, तारीफ मत कीजिएगा क्योंकि आप लोगों से के जरिए ही सोचना सीखा है हम लोगों ने इन चीज़ों में। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ 400-450 किलोमीटर है। हम 1000 किलोमीटर की ITCM बना किसके लिए रहे हैं? क्या हम चीन को ही टारगेट कर रहे हैं, चीन के लिए ही तैयारी कर रहे हैं? नहीं राजीव जी, ये डिपेंड करता है कि आपने मिसाइल कहाँ पे तैनात किया हुआ है। यूजली हम लोग मिसाइल जो तैनात करते हैं वो सीमा पर नहीं करते हैं, क्योंकि फिर वो एक आर्टिलरी भी गन आएगा, आर्टिलरी एक शेल आएगा, आपके मिसाइल बेस को तबाह कर देगा। तो ये यूजली चीज़ें होती हैं अंदर में, होती काफ़ी अंदर में होती हैं, जहाँ से कि एक तो पहले सीमा ही आपका लगभग 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर हो जाएगा, और फिर उसके बाद 300 किलोमीटर आप पाकिस्तान का डेप्थ ले लीजिए, तो 600 किलोमीटर हो गई। तो इस तरह से चीजें काम करती हैं। और आपके सारे जो तीर हैं, सारे तीर एक तर्कस में नहीं हैं। आपके कुछ मिसाइल्स निर्भय कहीं पे और होंगे, शौर्य कहीं पे और होंगे, ये जो अभी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं ये कहीं और होगा। तो इसलिए आपको अलग अलग डेप्थ के मिसाइल्स, अलग अलग रेंज के मिसाइल्स होंगे। एक और चीज़ बता दूं, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि आखिर स्लो मिसाइल और फास्ट मिसाइल क्यों होता है। देखिए, जितने भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होते हैं मोस्टली वो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल का काम है पहले सीधा एकदम ऊपर जाना और एटमॉस्फेयर से ऊपर स्पेस में चले जाना, और स्पेस में जाके फिर जहाँ पे गिरना है उसका ट्रेजेक्टरी लेके, उसका सारा जो नेविगेशन है और जो डायरेक्शन वहाँ पे गिरने का है वो सारा लेके फिर वहाँ से तब वो नीचे आता है। इसमें क्या होता है कि काफ़ी समय लगती है और दुश्मन के जो रेडार हैं या बाकी प्रणाली हैं वो इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ये क्रूज मिसाइल इतना समय नहीं देता है। क्रूज मिसाइल बिल्कुल नज़दीक से जाता है, और यूजुअली हम लोग जो बात कर रहे हैं 900 किलोमीटर का क्रूज मिसाइल, टेरेन हगिंग की आप बात कर रहे हैं, जमीन के साथ चिपक के, या जैसे निर्भया था, निर्भया जो है वो इसी तरह का मिसाइल है। रुद्रम तो और भी बिल्कुल ट्री टॉप में जाती है। रुद्रम का काम ही है कि रेडार से बच के जाना
और जो रेडार आपको मैप कर रहा है उसको जाके तबाह कर देना। तो ये जो बहुत नजदीक जाते हैं इसकी गति इसलिए कम रखते हैं कि अगर थोड़ा सा भी डेविएशन हो उसके ट्रैजेक्टरी में, तो अगर थोड़ा सा भी नीचे आया तो जाके वो गिर जाएगा अपने क्षेत्र में। तो इसकी गति कम होती है, उस कम गति पे इसको कंट्रोल करना, जो कंट्रोल सिस्टम इसमें होती हैं वो ज्यादा बेहतर होती हैं। और दूसरे, अगर ज्यादा गति से अगर नीचे वाले स्ट्रेटा के एटमॉस्फेयर में अगर उड़ेगा तो उसकी स्किन टेम्परेचर इतनी बढ़ जाती है कि उन सिस्टम में आग लग जाएगी। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि ब्रह्मोस का स्किन इतना स्मूथ है कि उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, लेकिन सारे मिसाइल्स ऐसे नहीं होंगे। तो इसीलिए इन सारी चीजों को देख के उसकी गति बनाई जाती है। और जो मैंने पहला चीज आपको कहा था, प्रोपल्शन सिस्टम विद द कॉम्पैटिबल स्किन, क्योंकि अगर ज्यादा तेज अगर प्रोपल्शन होगा तो टेम्परेचर जो होगा, घर्षण वो ज्यादा होगा, तो उसके कंपैटिबल के लिए वो स्किन जो मैं नोट्स बनाता हुआ लगातार चल रहा था। आप जो बोल रहे थे, प्रोपल्शन सिस्टम, कंफर्टेबल स्किन, एयर डायनामिक कंट्रोल, नेविगेशन कंट्रोल, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम, पेलोड इंटीग्रेशन, बहुत